हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के प्रीवियस पेपर सॉल्व। ठीक, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है, 2022 की भर्ती थी और 2022 में ही पेपर हुआ था। पेपर था 17 और 18 नवंबर को, तो जिसमें 17 नवंबर का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। एक डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट मीटिंग का डिस्कशन था उसके 2 शिफ्ट हम लोग कर लिए। 2 शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट कर लिए हैं। जो सुबह वाला पेपर है उसका पहला पार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक था। दूसरा पार्ट किया जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक किया था। मैंने कहा था 2 पार्ट में करेंगे हम लोग। अब 17 नवंबर का दोपहर वाला है पेपर। ये दोपहर वाला मतलब शिफ्ट 2 क्या टाइमिंग होगी, 1 बजे से 3 बजे के बीच वाला पेपर है ये। इसके बाद फिर शाम वाला होगा तो उसके भी 2 पार्ट करेंगे। फिर 18 तारीख के ऐसे ही 6 हो जाएंगे। तो अभी हम 17 नवंबर के दूसरी शिफ्ट मतलब 1 से 3 बजे वाले का पहला पार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें भी 2 पार्ट करेंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट करने का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक अगली बार करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सर स्टेनोग्राफर का पेपर रेगुलर कर दीजिए। बेटा मैं रेगुलर कर दूंगा। मैं आप लोगों से ये बात करने वाला था कि मैं रेगुलर कर दूंगा पेपर, लेकिन अभी जानते हो परसों रिजल्ट आया है CGL प्री का 2023 वाला, और बच्चे पीछे पड़े हुए हैं कि सर CGL का टीयर 2 के लिए भी कुछ करिए। मतलब उनको भी वही चाहिए प्रीवियस पेपर, उनको भी सॉल्व कराना है, कुछ उनको भी डिस्कशन चाहिए। ठीक है, MTS का पेपर चल ही रहा है, सबकी डिमांड है, सबके लिए कुछ न कुछ करना है। आपके पेपर के पहले आपका सारा ख़त्म कर दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, पक्का कर दूंगा अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो। और साथ में CGL मेंस वालों के लिए भी हमें कुछ लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को अगर मैं फुर्सत पाऊंगा तो मैं दोनों बना दूंगा, मतलब मॉर्निंग में एक डाल दूंगा, इवनिंग में एक डाल दूंगा, और अगर फुर्सत नहीं पाता हूं तो बैलेंस बनाता हुआ चलूँगा। आपको अल्टरनेट 50-50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, अल्टरनेट 50-50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। उनके में तो 45 क्वेश्चन है और कुल मिला के 4 सेट है बस। उनका 2 तारीख का है, 3 तारीख का है, 6 तारीख का है और 7 तारीख का है। 45-45 के 4 हैं उनके, तो 4 दिन में उनका ख़त्म हो जाना है। 4 ही है बस और नहीं है। उसके बाद हम CGL प्री का शुरू करेंगे जो 2023 वाला हुआ था। ठीक है, तो अभी आप उसका मतलब प्रीवियस पेपर लगाना है जो 24 में तैयारी करेंगे उनके लिए, तो वो थोड़ा सा चल जाएगा। आप लोगों का पेपर 12 तारीख को है, तो आपके पेपर के पहले हम स्टेनो के 50-50 करके सारे क्वेश्चन करा डालेंगे। और जैसे CGL मेंस का 4 पेपर ख़त्म हुआ वैसे आपका स्टेनो वाला रेगुलर करा देंगे। ठीक है ना, 4 दिन वेट कर लो, 4 दिन सब्र कर लो, 4 दिन अल्टरनेट कर लो, उसके बाद रेगुलर कर देना। ठीक है, चलें आगे। PDF सॉल्व कर लिया है ना, तो चलो को शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, एरर का क्वेश्चन है। तो अब इधर गोली मारो, नीचे आ जाओ सीधे सीधे। लिखा एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन। यहाँ एंड लगा के कनेक्ट तो हुआ है, लेकिन दोनों वर्ड के पहले क्या लिखा है, एवरी। और जब एवरी लगा के चाहे जितना जोड़ो, 1 2 3 नहीं 10 20 जोड़ लो, एवरी लगा के वर्ब सिंगुलर ही होगी हर हाल में। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क ऑफ जॉन कीट्स, आगे लिखा एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन। तो ये जो एक्सप्रेस लिखा है ये प्लूरल वर्ब है। ठीक, एक्सप्रेस प्लूरल वर्ब है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेसेज। क्या होगा, एक्सप्रेसेज। ये किसका क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। वर्ब का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो एरर कहाँ है, जहाँ एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस है तो ये गलती हो गई, तीसरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखो लिखा है द पुलिस हैड कॉट द थीफ। हमको पकड़ना क्या है, हैड और कॉट पकड़ना है। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो हम पैसिव में क्या करते हैं, हैड के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थीफ पहले हो जाएगा, तो थीफ हैड बीन कॉट। सबसे पहले आप हैड बीन कॉट ढूंढो। ये वाज बीइंग लिखा है, हटाओ। ये हैड बीन कॉट है, ये पॉसिबल है। ये हैड कॉट दिया है, बीन नहीं दिया है, गलत हो गया। ये हैज़ बीन कॉट, यहाँ हैज़ दे दिया, गलत हो गया। पूरा ना देखो, पहले वर्ब पकड़ो, वर्ब चारों में देख लो, केवल एक ही में वर्ब सही है, करेक्ट। बशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। हो गया, आगे आ जाओ। ठीक,
2 हो गया। तीसरे क्वेश्चन में ये खाली जगह है। चलो लिखा इन इंडिया एज परहैप्स, इन इंडिया एज परहैप्स गोली मारो, इन इंडिया इन मेनी अदर कंट्रीज, जैसा कि एज परहैप्स जैसा कि दूसरे कई सारे देशों में है। ट्रीज हैव बीन हेल्ड, ट्रीज पेड़ों को माना जाता था, इन वेनरेशन, हैव बीन हेल्ड इन वेनरेशन, मतलब इनका वेनरेशन होता है बड़ा सम्मान, तो पेड़ों का बड़ा सम्मान किया जाता था, इन्हें देवी देवता की तरह माना जाता था। डैश टाइम्स, डैश टाइम्स का मतलब क्या हुआ, या तो हम सिंस लगाएं तो, लेकिन टाइम्स में काम नहीं बनेगा, तो मतलब बहुत समय पहले, कब कब सिंस लिखा ना यहाँ पे, सिंस डैश टाइम्स, सिंस का मतलब बहुत समय पहले से ऐसा किया जाता रहा है। तो थर्ड वाले में क्या जाओ, सिंस के बाद कोई फिक्स टाइम लगाओगे ना तो हो जाएगा सिंस एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि सिंस लगा है, सिंस के बाद हमें पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, यानी कि कोई फिक्स टाइम चाहिए, फिक्स टाइम में यही मिल रहा है हमको एंशिएंट। अच्छा दूसरी बात, टाइम में इन तीनों कोई टाइम के हैं ही नहीं। अब आपको इन तीनों का मतलब बताएं, आंसर तो हो गया, ये लिखा है रेट्रो। तो रेट्रो का मतलब क्या होगा, रेट्रो का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी स्टाइल या फैशन में इमिटेटिव होता है, कॉपी करता है, वो होता है। तो इसका तो कोई टाइम से लगाना नहीं। एंटीक का मतलब क्या होता है, एंटीक मतलब बहुत ही प्राचीन होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं एंटीक पीस, एंटीक हाउस, एंटीक विंडो, एंटीक पेंटिंग। तो एंटीक जो है वो पुराने से रिलेटेड है, टाइम नहीं है एंटीक, ठीक है। तो ये टाइम नहीं, इसलिए अभी नहीं लगेगा। विंटेज का मतलब बहुत टॉप क्लास की शराब, बहुत अच्छे क्लास की वाइन जो होती है शराब, उसको विंटेज कहते हैं। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो गया, एंशिएंट टाइम्स होगा। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में साइनोनिम बताना है किसका, एरुडाइट का। एरुडाइट कौन लोग होते हैं, जो अपने ज्ञान का बहुत दिखावा करते हैं, जो बहुत थोड़ा बहुत मतलब बहुत होगा, बहुत कम वाले कहाँ दिखाएंगे, जो जिनको ज़्यादा होगा वही तो दिखावा करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने ज्ञान का बहुत दिखावा करते हैं, समझ गए ना। तो वो ज्ञानी मतलब बहुत दिखावा वही करेगा जो ज्ञानी होगा, तो ये ज्ञानी टाइप के लोग होते हैं एरुडाइट। तो एक हो गया स्कॉलरली, यही ज्ञानी है। सीरीन का मतलब क्या होता है, बहुत ही शांत, एकदम पीसफुल, क्वाइट। और इफरवेसेंट, एक वर्ड दिया होता है इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, ब्राइट, एकदम चमचमाता हुआ, जैसे तारे चमचमाते हैं, ब्राइट। इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एनर्जेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह से भरा हुआ, एरुडाइट का इनसे भी कोई लेना देना नहीं। एक ऑप्शन है स्कॉलरली, लगाओ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है आपको, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है तो अगर डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में कर दो, इनडायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट में कर दो, और क्या। तो चलो देखो, सी सेड, सेड को पकड़ो, ठीक। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पकड़ा करिए। सेड क्या है, पास्ट में है, मतलब अंदर के टेंस चेंज करने हैं। आई कॉल्ड, सी सेड, आई कौन हो गया, आई सी हो गई, तो यहाँ पे सी लगा दो। और कॉल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हैड कॉल्ड, सी हैड कॉल्ड, दैट शी हैड कॉल्ड। अब मैंने कहा था ना, एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले वर्ब को पकड़ के वहीं निपटाओ। तो हमें हैड कॉल्ड चाहिए। यहाँ देखो लिखा है कि सी हैड कॉल्ड, ये मिला सी हैड कॉल्ड। यहाँ क्या लिखा, आई कॉल्ड, इसमें आई भी चेंज होना था, कॉल्ड भी चेंज होना था। यहाँ भी क्या होगा, आई कॉल्ड, आई ही लगा दिया है। यहाँ सी बनाया तो, लेकिन यहाँ दैट छोड़ दिया, दैट छोड़ दिया और कॉल्ड भी छोड़ दिया। और देखो यस्टरडे भी नहीं चेंज किया, इसमें यस्टरडे भी नहीं चेंज किया, तो इसमें ढेर सारी गलतियाँ। 3 गलत हो गए, आपके पास एकमात्र चारा है। आगे आ जाओ 7 नंबर पे, ठीक है, नहीं 6 नंबर पे। 6 में क्या है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, ये इनडायरेक्ट है। अर्जुन आस्क्ड, तो आस्क्ड का सेड हो जाएगा, ठीक है, सेड हो जाएगा तो ये रिप्लाइड काट दो यहाँ से। वेदर की जगह क्या लगेगा, इन्वर्टेड कामा लगेगा। आई वांटेड, आई मतलब क्या हुआ, अर्जुन तो ये है नहीं, अर्जुन नहीं है तो यहाँ पर आई तो छोड़ना नहीं, फिर हमको क्या लगाना होगा यहाँ पे, यू, क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं दिया है, लिसनर नहीं दिया है और रिपोर्टेड का सब्जेक्ट आई हो गया, तो इसका मतलब ये यू होगा, यू से ही बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के बाद यू लगाओगे। वांटेड, वांटेड लगाए, अच्छा क्वेश्चन है तो वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनने का मतलब क्वेश्चन में क्या होगा, डू यू वांट,
डू यू वांट, जब इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे तो यू का आई बनेगा, डू इधर जाएगा डिड होगा, डिड वांट होगा, डिड वांट लगाते नहीं है, डिड हटाओगे तो डिड हटने पे वांट की वांटेड हो जाएगी। तो डू यू वांट यही ढूंढो पहले। तो यहाँ लिखा इफ़ लगा दिया तो मतलब इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट रह गई, वो तो गलत हो गया। अर्जुन से डू यू वांट, ये लिखा है डू यू वांट टू ज्वाइन द जॉब, एक ये हो गया। और यहाँ लिखा है डू यू विश टू ज्वाइन दिस जॉब, तो वांट का विश नहीं होगा, कौन सा होगा, वांट का वांट होगा, यही वाली सही होगी, बाकी सब गलत हो गई। ठीक, आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन आपका 7th नंबर पे। 7th नंबर पे देखो, अरे बाप रे, पैसिव वॉइस, ये भयानक दिया हुआ है। ठीक, एक पेज में करने के लिए कितना छोटा करना पड़ा, कोई बात नहीं है। 7 नंबर पे हम लोग, आप पढ़िए इसको क्या करना होगा। तो आप सबसे पहले कहाँ, सबसे पहला अटैक वर्ब पे, एन अनएक्सपेक्टेड कॉल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। डिस्टर्ब्ड मारिया, डिस्टर्ब, मारिया को डिस्टर्ब कर दिया, मारिया सब्जेक्ट होगी। और अनएक्सपेक्टेड, डिस्टर्ब्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो मारिया के लिए क्या लगेगा, वाज, और डिस्टर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो वाज डिस्टर्ब्ड पहले ढूंढ लो और बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अगर 2 में मिलेगा तो और देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे यहीं पे। वाज डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना, डिस्टर्ब्ड का वाज डिस्टर्ब्ड, यहाँ है हैड बीन डिस्टर्ब्ड, हटा दो, ये है वाज डिस्टर्ब्ड, इसका चांस बन रहा है। यहाँ कुड बी डिस्टर्ब्ड है, नो चांस। यहाँ मारिया डिस्टर्ब्ड, एक्टिव वॉइस हो गई, मारिया के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, एक्टिव वॉइस गलत हो गई, वाज डिस्टर्ब चाहिए। तो देखो, और कुछ पढ़ना पड़ा, पढ़ना ही कुछ नहीं पड़ा, क्या मशक्क़त करनी है, वर्ब पकड़ो, ये निपट गया इनका काम। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को कि हम मतलब निपटाए, बड़े सस्ते में निपटा दे रहे हैं। भाई पकड़ लिए ना, रूट पकड़ लिए, नब्ज पकड़ लिए, निपटा दे रहे हैं। आप लोग भी यही काम करिए, फालतू का पूरा पढ़ोगे बिना मतलब टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, आगे आओ, सिखा रहे हैं तो सीखो। ठीक, 8वें नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर पे आई मिस यू, अच्छी बात है, याद करोगे करो। व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग, जब आप दूसरी बिल्डिंग में मूव कर जाओगे, ओए होए, तो फ्यूचर है ना ये तो। व्हेन यू विल मूव, अच्छा व्हेन के साथ विल लगता नहीं है, अभी मैं छुपा के लगा रहा हूँ। मैं आपको याद करूंगा जब आप दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाओगे, तो मैं आपको याद करूंगा। तो व्हेन के बाद विल लगा है, छुपा हुआ लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि व्हेन लग गया ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो अब लगाना नहीं है, इसके साथ हमको विल लगाया नहीं जाता है, तो ये छुपा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ वाले में तो लगना चाहिए था, आई मिस यू प्रेजेंट में, और मूव करोगे बिल्डिंग में तुम फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर में, जब दूसरी बिल्डिंग में जाओगे तो फ्यूचर में मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो यहाँ आई मिस यू की जगह क्या होना चाहिए, आई विल मिस यू। तो आई मिस यू गलत हो गया, आई विल मिस यू यहाँ होना चाहिए। अब ये रहा आपका ये वाला आंसर, पहला वाला। चलते हैं आगे, आगे आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 9। तो 9 नंबर में क्या करना है, देखो फिर एरर का क्वेश्चन आ गया। कितना एरर पूछोगे भाई। पोम्पी वाज अ ट्रेजेडी, अगर आ ट्रेजेडी लिखा है तो इसका मतलब पोम्पी क्या है, एक नाटक है, प्ले है या मूवी हो सकती है, कोई बात नहीं। पोम्पी वाज अ ट्रेजेडी, पोम्पी क्या है, एक ट्रेजेडी थी, एक दुखांत नाटक था। दैट किसके लिए लगा है, ट्रेजेडी के लिए। दैट कॉस्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, तो जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल के जीवन को दर्शाया गया था, दिखाया गया था, चित्रित किया गया था। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये COST जो होता है वो प्राइस वाला है। प्राइस मतलब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट प्राइस में अंतर है भैया, अंग्रेजी में नहीं। समझ रहे हो ना। हाँ, तो कोई इकोनॉमिक्स वाला हो तो ये मत कहना कि सर कॉस्ट प्राइस नहीं होती है, मतलब वो कीमत के लिए लगा हुआ है। अभी खाली ये समझो, COST होता है। और जब CAST होता है तो ये क्या होता है, ये होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर। जैसे मूवी देखते हो तो उसमें कास्ट होता है ना, कास्ट वो कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर COST की जगह पर क्या होता है, अगर वो ट्रेजेडी है तो उसमें कास्ट होगी ना, COST वाला कास्ट नहीं, CAST वाला कास्ट होगा। तो गलती किस में है, ये कॉस्ट में है, तो दूसरा वाला आंसर हुआ। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है, फिर एक्टिव वॉइस में चेंज करो, तो विल बी के साथ गिवन है। अच्छा, विल बी के साथ गिवन, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा दिया और गिवन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल होगा, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विल गिव।
ठीक, विल गिव सबसे पहले। तो अब यहाँ लिखा है कि यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर, ये बाय द मैनेजर है तो मैनेजर को पहले जाओ, मैनेजर दिया देगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कोली मार दो, मैनेजर देना है तो इन्हीं दोनों में चांस है। ठीक, मैनेजर सब्जेक्ट हो, बाय द मैनेजर तो मैनेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, इन दोनों की तो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी बात सुड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, विल का सुड़ होता ही नहीं है। अब यही दिया हुआ पहला वाला विल गिव, ठीक ना, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वंस मोर पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में दिया है वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। मैंने कहा था जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है तो हेल्पिंग वर्ब वही छोड़ो, वाज के साथ आईएनजी हो तो इसको बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लो। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन पहले कर दोगे तो ये चारों में ग्रेजुएशन लगा हुआ है, ग्रेजुएशन के साथ सिंगुलर लगेगी, वाज लगेगी, तो ग्रेजुएशन वाज। आपको ढूंढना क्या है, बीइंग कंप्लीटेड, यही ढूंढो। तो वाज कंप्लीटेड गलत हो गया, वाज बीइंग कंप्लीटेड ये चांस बन रहा है, वाज कंप्लीटेड गलत हो गया, इज बीइंग कंप्लीटेड, इसमें बीइंग तो लगाया लेकिन इज लगा दिया, ये भी गलत हो गया आंसर, एक बचा है आपके पास, ठीक कि नहीं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में पवन सेड पास्ट में है, ध्यान रखना, पवन सेड पास्ट में, आई कौन हो गया, आई हो गया पवन, एम क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, तो पवन के लिए क्या लगाओगे, ही वाज। पवन सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हॉट कॉफ़ी फॉर यू, यू की जगह कौन होगा, मैंने कहा था जब लिसनर नहीं दिया होता तो यू कौन होता है, मी, चारों में मी लगा हुआ है, इसको छोड़ ही दो। तो पहले क्या करना, दैट ही वाज, पवन सेड दैट ही वाज, तो हो गया पवन सेड दैट ही वाज, ये हमको चांस सही लग रहा है। ये सेज कर दिया, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं कर सकते और रिपोर्टिंग तो बिल्कुल नहीं चेंज होगी, ये कट गए। अब यहाँ देखा हैड सेड, देखो रिपोर्टेड में पास्ट का परफेक्ट होता है, रिपोर्टिंग में नहीं, रिपोर्टिंग में टेंस नहीं बदलना, ये भी हट गया। और ये हैज, तो फिर हैज कहाँ से होगा, ये भी कट गया। काटो, जो गलत है उनको काटते जाओ। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। 13 में क्या कर रहा है, अंडरलाइन पार्ट है, इस अंडरलाइन पार्ट की जगह पर इम्प्रूव करना ही करना है, क्योंकि ये चार के चारों क्या दिए हैं, चेंज करने के लिए ही दिया है, अब कोई चारा नहीं है आपको, नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। चलो, मिस्टर अहिरवार, कोई होंगे मिस्टर अहिरवार, डिसओन्ड हिज सन, डिसओन का मतलब बेदखल कर दिया, उन्होंने अपने सन को, अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। क्यों, क्योंकि ही वॉज फाउंड टू बी इंडल्ज, पाया गया कि वो शामिल था, किसमें शामिल था, इंडल्ज मतलब शामिल था, इन बर्गलरी, बर्गलरी मतलब क्या होता है, सेंध हमारी चोरी होती है जब दीवार वाले या खिड़की उड़की से चोरी से घुस के, खिड़की काट के या दीवार काट के चोरी से अंदर घुस करके चोरी करते हैं, तो इंडल्ज नहीं होगा, ये क्या होगा, देखो चार को चारों ऑप्शन इन्वॉल्व दिया है, नो इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, तो सब में इन्वॉल्व दिया है, तो इन्वॉल्व्ड इन। अब इन्वॉल्व्ड इन बर्गलरी क्या हो गई, चोरी ही हुई, तो इन्वॉल्व्ड इन स्नीकिंग होगा नहीं, क्योंकि स्नीकिंग चोरी नहीं होती, स्टीलिंग चोरी होती है, और स्मगलिंग, देखो अब बर्गलरी स्मगलिंग नहीं है, ठीक है, और रसलिंग भी नहीं है, तो ये स्टीलिंग होगी, ठीक है ना, इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग, चोरी करने में शामिल था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है, किसका, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब जानते हो क्या, शुभ, क्या होता है, शुभ, मांगलिक, कल्याणकारी। अब और बता दूं, अब एक साइनोनिम यहाँ मिल गया है, ऑस्पिशियस, ठीक, प्रोपिशियस मतलब ऑस्पिशियस हो गया, क्लियर। चलो, तो बताना है एंटोनिम, तो ऑस्पिशियस तो होगा नहीं, तब क्या हो गया, यहाँ लिखा इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ होगा, तो ये होगा आंसर, ठीक, आंसर हो गया। अब बेनिग्नेंट और बिनाइन दिया हुआ है, तो बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन, बिनाइन मतलब जो नुकसान ना करे, ठीक, बेन लगता है परोपकार के लिए, बिनाइन मतलब जो हार्मफुल ना हो, और बेनिग्नेंट का मतलब भी वही होता है जो हार्मफुल ना हो, ठीक है, हार्मलेस हो उसको कहते हैं, ठीक। आंसर आपको हो गया, प्रोपिशियस मतलब ऑस्पिशियस, और ऑस्पिशियस का एंटोनिम इनऑस्पिशियस हो गया 14। आ जाओ 15 में, तो 15 में क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, लिखा द प्रीस्ट सेड, पुजारी जी ने कहा, क्या कहा पुजारी जी ने, गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएशंस, ईश्वर अपनी सारे क्रिएशन को प्यार करता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होना है मतलब क्या लगाओ, दैट लगाओ और कहानी ख़त्म हो गई। तो सेड दैट, अब गॉड
लव्स है, तो यहाँ इज कहाँ से ले आए, ये लव का लव्ड नहीं होगा, ये लव्स लगेगा, ठीक है। विल लव नहीं होगा क्योंकि वहाँ को चेंज नहीं करना था। ये कहानी ख़त्म। आगे आ जाओ 16 में। 16 में क्या करें, एरर का क्वेश्चन है। आ जाओ, द मदर एज वेल एज द सन्स, ये क्या लगा, एज वेल एज लगा हुआ है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, मदर क्या है सब्जेक्ट 1 हो गया, सन्स क्या हो गया सब्जेक्ट 2। तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, ठीक, एज वेल एज हो गया, और टुगेदर विद हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, बिसाइड्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो जब इनसे जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है दैट विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट इज मदर एंड मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देयरफॉर वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड हियर, इट शुड बी वाज। वर्ब की जगह क्या होता है वाज, क्योंकि ये किसके लिए लगा है, मदर के लिए। क्यों लगा, क्योंकि एज वेल एज से कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो हमारा मतलब एक वर्ब में एक हमने एक टॉपिक कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 5-6 वीडियो होंगे, देख डालो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो तो, आता हो तो गुड, ठीक। तो आंसर कहाँ हुआ, ये वर्ब गलत हुआ तो दूसरा वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब आप पूछेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, भाई डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सब मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है सबका। अब अगला आ जाओ, अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किया है तो मतलब बताना है कि इसका इडियम यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब बताओ। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स इंटरफियरिंग ऑन अदर्स प्रॉब्लम, दूसरे की प्रॉब्लम में इंटरफियर करके उसने अपनी ही उंगलियों को जला लिया, बर्न्ड हिज फिंगर, ठीक है ना। तो अब इसकी मीनिंग क्या होगी, मतलब कहते हैं नहीं कि दान करते हाथ जलते हैं, होम करते हाथ जलते हैं, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। गड़बड़ी क्या हुई, बर्न हिज फिंगर, तो वाज हैप्पी, नहीं भाई हैप्पी नहीं था। गॉट इनटू ट्रबल, मुसीबत में आ गया, बिल्कुल यही होगा। गुड रिलेशन में तो जाएगा नहीं। कॉट हिज फिंगर्स इन फायर, आग वाग के कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे थे, खुद क्या हो गया, गेट इनटू ट्रबल, खुद मुसीबत में फंस गया। तीसरी को कहते हैं बर्न योर फिंगर्स, मतलब दूसरे के भला करो और खुद मुसीबत में फंसो। समझ गए होगे। आ जाओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे क्या है, एंटोनियम बताना है किसका, विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, ज्ञान। किससे बना हुआ है, वाइज से बना। वाइज मतलब होता है ना ज्ञानी, तो विजडम बना दिया इसी से, तो ज्ञान होगा। इसका एंटोनियम बताओगे तो एंटोनियम मतलब क्या, मूर्खता और क्या फिर, ठीक। तो 18 नंबर पे अब इसका आप एंटोनियम ढूंढो क्या होगा, ठीक है। इम्बेसिटी, इम्बाइब एक वर्ड होता है, तो इम्बेसिटी मतलब होती है ना मूर्खता, क्या होगी, इम्बेसिटी होता है मूर्खता। और डेक्स्टरिटी क्या होता है, डेक्स्टरिटी मतलब जो किसी काम को करने में बहुत कुशल होता है। डेक्स्टरिटी मतलब स्किल, योग्यता, टैलेंट, हुनर कह सकते हो, ये आ जाएगी। और अगला वर्ड इसमें दिया है कोजेंसी। कोजेंसी मतलब क्या होता है, यकीन। यकीन का मतलब बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या हुआ, हम आई बिलीव ऑन यू, ये कॉन्जेंसी कहा जाता है, ठीक। तो ये होगा ही नहीं। और कम्पिटेंसी, कम्पिटेंसी क्या हो गया, यही डेक्स्टरिटी का साइनोनिम हो गया। कम्पिटेंसी मतलब आप किसी काम को करने में एकदम कम्पिटेंट हैं, मतलब योग्य, सक्षम, कुशल, दक्ष, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या होगा, कम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, वेटरन, डेक्स्टरस, ये हो जाता है। तो ये कम्पिटेंसी का हो गया, ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा, इम्बेसिटी मतलब मूर्खता। वो था ज्ञान, ये है मूर्खता। आगे आ जाओ 20 नंबर पे, ठीक, 20 नहीं सॉरी 19 नंबर पे। ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ। अब की बार एरर पूछी है धुआंधार। बता रहे हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस एकदम से ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलो देखें। देवराज हैड अ हार्ट अटैक, ये सही है, हैड के बाद अ हार्ट अटैक लगता है। और हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेल्प्ड हिम लॉट टू बियर एक्सपेंसेस, हेल्प्ड हिम अलॉट, यहाँ पे जो लॉट लिखा है इसके पहले क्या हो, हेल्प्ड हिम अलॉट, गलत हो गया, ठीक। दूसरा जो यहाँ देवराज हैड हार्ट अटैक, यहाँ पे हैड के बाद क्या आना चाहिए, आ हार्ट अटैक होना चाहिए था, गलत हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन वही आ एन, और पिछले वाले में भी था एक इस तरह सा करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहाँ फिर वही पूछा है। देवराज हैड अ हार्ट अटैक, यहाँ पे ठीक है आ का यूज। हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेल्प्ड हिम अलॉट, देखो यहाँ लगा ना अलॉट, टू बियर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द, इसमें हम ठीक पाए हैं। यहाँ देखो देवराज हैड हार्ट अटैक, यहाँ आ नहीं लगा है तो ये गलत हो गया, ठीक हो गया ना। तो तीसरा वाला होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
19 ये हो गया, तो 20 पे आ जाओ। 20 में क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में चलो। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, लाइब्रेरियन सेड, एक लाइब्रेरियन है, उन्होंने कहा, सेड टू हर कोई लड़की उससे उन्होंने बोला, कैन यू रिटर्न द बुक्स, क्या आप बुक्स को रिटर्न। सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। इन्वर्टेड कामा क्या होगा, इफ या वेदर लगेगा, यू पहले हो जाएगा, यू कौन है, वो लड़की सी हो जाएगी, कुड ही तो कैन निकल जाएगा, कुड हो जाएगा। तो इफ सी कुड, आ जाओ ढूंढो यहाँ पे, इफ सी कुड, तो पहली बात तो ये है कि ये ग्रीटेड नहीं होगा। अब आस्क्ड में आ जाओ, ये 3 है। आस्क्ड इफ, अब देखो आस्क्ड लगा दिया तो ये दैट नहीं लगेगा, दैट इफ दोनों लगा हुआ, ये गलत हो गया। इफ सी कुड, यहाँ पे हमको मिला इफ सी कुड, और यहाँ देखिए आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता, तो ये आ गया तीसरा वाला आंसर। आगे आ जाए, ठीक है ना कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। चलो आगे, फिर इनडायरेक्ट में बनाओ। इनडायरेक्ट देखो, माई डाटर सेड, माई डाटर सेड के बाद यहाँ क्या लगा, इन्वर्टेड कामा लिखा, आयुष हैज़ गॉट अ पैकेट ऑफ टॉफ़ी इन हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, फॉर हिज फ्रेंड्स। तो आयुष हैज़ गॉट, आयुष, अब यहाँ सेड पास्ट में है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ जाओ, माई डॉटर सेड दैट आयुष हैज़ गॉट, हैज़ का हैड बनाओ, ये हैज़ का हैड बनाओ। अब यहाँ हैज़ बीन लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया। अब ये क्या होगा, हैड गॉट, ये एक आंसर मिला। अब कहोगे पढ़ते ही नहीं है बताए थे ना, वर्ब पकड़ के चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 22, ये रहा 22। 22 में क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना, आई विल फिनिश दिस वर्क। अब देखो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बार बार आ रहा है, तो क्या बनेगा पैसिव में, विल के साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी फिनिश्ड। सबसे पहले क्या ढूंढो, विल बी फिनिश्ड, क्या वो खत्म होगा, दिस बुक, तो दिस बुक पहले आना चाहिए, तो विल पहले आ गया, ये दोनों गलत हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं लगाना। दिस बुक विल बी, तो दिस बुक के साथ देखो, दिस बुक के साथ यहाँ फिनिश लिखा, ये गलत ही हो गया था, यहाँ दिस बुक विल बी फिनिश्ड, ठीक है, दिस बुक विल बी फिनिश्ड। और विल का वुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता, एक्टिव पैसिव में विल का वुड नहीं होता, दूसरा वाला सही होगा। आगे आ जाओ, ठीक। 23 में फिर क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करो, वाई हैव यू कम सो अर्ली टूडे, तो एक तो टूडे चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टुडे यही लिखा हुआ है, तो ये तो गया एक काम से, दूसरा वाला हटा ही दो। वाई हैव यू, तो कोच आस्क्ड द एथलीट, कोच ने एथलीट से पूछा था, तो यू कौन हो गया, एथलीट हो गया, और ये एथलीट पहले होगा ही और हैव बाद में जाएगा, हैड हो जाएगा। तो चलो, वाई का वाई होगा, कोई और कनेक्टर नहीं लगाना है, वाई हैड ही। देखो इनडायरेक्ट बनाते हो तो हैड बाद में चला जाता है ना। अच्छा, हैव का डिड होना नहीं है, हैड होना है। अब यहाँ क्या लिखा, वाई ही हैड, ये मिला हमको, वाई ही हैड। यहाँ लिखा वाई ही केम, तो हैव कहाँ खा जाओगे भैया, हैव लगा है तो हैव का हैड होना ही होना है, ठीक। तो एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड वाला, ठीक। आ जाओ आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खाली जगह भरो। तो लिखा है कि ही पील्ड, पील्ड मतलब छीलना होता है, डैश एप्पल, एप्पल का मतलब क्या हुआ, सिप यार, एंड कट इट इनटू स्लाइसेस, ठीक है। ही पील्ड डैश एप्पल एंड कट इट इनटू स्लाइसेस, तो एप्पल सिंगुलर में है तो क्या लगाओगे इसमें, एन लगेगा ना, तो ये लगाओ, ही पील्ड एन एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट, अरे खुलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आना है। द पुअर फेलो वाज लाफ्ड एट, वाज लाफ्ड मतलब वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब हमें चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। तो वर्ब की सेपरेट, केवल लाफ्ड लगाना है, वाज हट जाएगा और बाय द क्राउड में क्राउड पहले आ जाएगा। तो द क्राउड लाफ्ड एट, यहाँ इज लगा दिया गलत है, हैड लगा दिया गलत है, ये लाफ्ड एट सही है, वाज गलत है, क्यों वाज लाफ्ड कर दोगे तो फिर से पैसिव हो जाएगा, केवल तीसरा वाला। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या करें, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, माई लिटिल सिस्टर सेड, मेरी छोटी बहन ने कहा, लिटिल सिस्टर नहीं बोलना चाहिए, यंग सिस्टर, यंगर सिस्टर बोलना चाहिए। चलिए लिख दिया तो लिख दिया, इन्होंने क्या करना है। माई लिटिल सिस्टर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कहीं देखी होगी बढ़िया, कुछ अच्छा अच्छा लगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वाह क्या सीन है,
तो मतलब एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेटरी है, तो प्लेन सेड तो होगा ही नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी है, मतलब एक्सप्रेशन है, खुशी भी है जाहिर हो रही, तो एक ही में एक्सप्लेन लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब से काम तमाम हो गया। एक सेड प्लेन सेड में होगा ही नहीं ना, वो एक्सक्लेम्ड में होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करो, पीपुल से। ये क्वेश्चन इसके पहले वाले में आया था, आपको याद है, जो इसी का पहला वाला सेट करवाए थे उसमें सेम यही क्वेश्चन ही आया था आई थिंक, नहीं तो नाम तो यही था, पीपुल से भी था, श्याम भी था, और नहीं कह सकते, मुझे लग रहा है यही वाला क्वेश्चन। पीपुल से लोगों का कहना है, ये हो गया वर्ब आपकी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ये कि श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। अब ये पूरी बात, पीपुल से लोग कहते हैं, अब क्या कहते हैं, ये पूरी बात जो लोग कहते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट शुरू में ले नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। अब इट से बनाओगे, इट लगाओगे, और पीपुल से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इट के लिए इज लगेगा, इट इज सेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव में बनाओगे तो इज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इट इज सेड हो जाएगा। इट इज सेड बाय पीपुल लगाओ चाहे ना लगाओ, उसके बाद दैट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, ठीक ऐसे हो जाएगा। बाय पीपुल ना भी लगाओगे चल जाएगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं तो लिखना जरूरी नहीं है। तो श्याम से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और लेट से भी नहीं बनेगा, इट से बनेगा। तो एक हो गया इट इज सेड, और एक हो गया इट इज बिलीव्ड। तो ये वर्ब से लगी है तो हम बिलीव क्यों लगाएं, सेड लगाएंगे तो ये होगा। मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें भी यही इट इज सेड और इट इज बिलीव्ड था। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में एरर है, द शिप सिंक। भाई देखो, द शिप सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंक जो है प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ये तो लगेगी नहीं, गलत हो जाएगी। या तो सिंक में एस लगा दो, या तो सिंक की पास्ट बना दो, ठीक। इन द सी, ठीक है, एंड हैड नो सर्वाइवर। अब ये देखो हैड नो, और कोई जिंदा नहीं बचा, हैड लगाओगे तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इसका मतलब सिंक की क्या कर दो, सैंक कर दो, ठीक। सैंक मतलब गलत कहाँ है, सिंक में है, तो कहाँ दिया हुआ सिंक, ये दूसरे में दिया है सिंक, तो दूसरा वाला आंसर होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 29 में। 29 में देखो ये एक अंडरलाइन किया हुआ है पोर्शन, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो दिया है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ये हटा। अब आ जाओ आई गो टू हिज हाउस। आई गो, आई के साथ गो लगाओगे, मतलब आई के साथ अगर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। आई गो टू हिज हाउस, आगे लिखा है पर्सनली, मतलब व्यक्तिगत निजी तौर पर, सो दैट ताकि, क्यों गया था, ताकि आई कुड परसुएड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ताकि मैं उसको ऐसा कर सकूँ। तो कुड क्या है, कुड क्या है, कैन की पास्ट हो गई, ये कैन की पास्ट हो गई कुड। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है, तो आई गो नहीं होना चाहिए, तब आई वेंट होना चाहिए। अब तुम ये कहोगे कि हम ये क्यों नहीं गलत, भाई अंडरलाइन ये है तो हम इसी को सही करेंगे ना। ये हमका हमारा पास्ट हो गया तो गो पास्ट में होना चाहिए, आई वेंट हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, आई वेंट टू हिज हाउस, ठीक है। विल गो फ्यूचर में हो जाएगा भाई, गॉन सीधे कैसे लगा दोगे बिना हैव वगैरह, तो तब भी नहीं होता, या तो हैड गॉन करो तब लग जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। 30 में क्या करना है भैया, ये भी इम्प्रूवमेंट है, जिसको अंडरलाइन किया गया इसको इम्प्रूव करो। तो लिखा है कि सेरा एंड रिमी होंगे कोई, अभी ने पूछना कौन है सेरा एंड रिमी, सेरा एंड रिमी कोई होंगे, क्लियर करूं तब तो बताऊंगा। शेरा एंड रिमी देखो दो हो गए ना, एंड से जुड़े हैं दो, तो यहाँ वर्ब क्या होगी, प्लूरल, हैज तो होगी नहीं। एनरोल्ड फॉर सेम प्रोग्राम, तो अब ये प्लूरल है तो हैज़ तो नहीं होने वाला, और ना ही हैज़ बीन होगा, और ना ये हैज होगा, एक चांस है हैव लगाने का, समझ गए। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, ठीक 31, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। क्या करना है, पैसिव वॉइस, ठीक। प्रिया वॉशेज हर क्लॉथ्स, प्रिया सब्जेक्ट हो गई, वॉशेज में क्या लगा है, वर्ब में एस लगा है, मतलब क्या हुआ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसके लिए लगाओगे, हर क्लॉथ्स के लिए। हर क्लॉथ्स प्लूरल होगा तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो हर क्लॉथ्स, देखो ये क्लॉथ्स प्लूरल है तो इज तो नहीं होगा भाई, वर्ब कहाँ चला जाएगा, वर्ब आज पास्ट में चला गया तो वो तो होना ही नहीं है, तो क्या होगा, द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। अच्छा हर क्लास आना चाहिए था, लेकिन चारों ऑप्शन में द लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हो, तो यही करना पड़ेगा, द क्लास आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, तो चौथा वाला होगा। आगे आ जाओ 32 में। 32 में क्या, इतना अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है।
ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन ही है, नो इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं। तो नन ऑफ देम, तो देखो वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जब ये लगे होते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर मैं कहूँगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आप टॉपिक देख डालिए, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है। तो आर का क्या होगा, इज होगा, या तो अच्छा हियर लिखा है, या तो वाज देयर करो या तो इज हियर करो। तो वाज, देखो नन ऑफ देम सिंगुलर लगेगा तो ना तो वर लगेगा ना तो हैव लगेगा। अच्छा हियर के साथ हैड, हियर प्रेजेंट में लगता है, हैड पास्ट है, होगा ही नहीं, तो क्या होगा, नन ऑफ देम इज हियर, पहला वाला आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, साइनोनिम बताना है किसका, बेविल्डरमेंट। बेविल्डर क्या होता है, बेविल्डर का मतलब क्या होता है, जब आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। मतलब ऐसे ही एक सिचुएशन समझो, जैसे आप घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है, अब कमरा लेके रह रहे हो और पता लगा कि घर पे तुम्हारे दोस्त आए थे और कुछ थोड़ा कमरा अव्यवस्थित है, सिगरेट वगैरह पी रहे होंगे दोस्त। अचानक शाम को घंटी हुई, सामने दरवाजे के पापा खड़े हैं। अब उसमें क्या कंडीशन होगी, बेविल्डरमेंट, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, एकदम टोटली कन्फ्यूज रहोगे। तो बेविल्डरमेंट का साइनोनिम टोटली कन्फ्यूज, ये हो गया कन्फ्यूजन, आपका आंसर हो गया। एग्रीमेंट की मीनिंग जानते हो, अरेंजमेंट भी जानते हो, सेटलमेंट भी जानते हो, कन्फ्यूजन होगा बेविल्डरमेंट की मीनिंग। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना, एंटोनीम बताओ किसका, कन्फ्यूज्ड का। लो, इसके पहले बेविल्डरमेंट का साइनोनिम था कंफ्यूज, अब कंफ्यूज का एंटोनिम बताओ। तो कंफ्यूज का मतलब तो समझ ही गए हो, कंफ्यूज का मतलब क्या हुआ, जब कुछ समझ में नहीं आए। स्टूपिड मतलब मूर्ख होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये व्यक्ति है जिसकी समझ में नहीं आता, ठीक है कि नहीं। तो एंटोनिम बताना है ना, साइनोनिम होता तो थोड़ी देर के लिए काम भी चलता, डेवलप्ड होगा नहीं। लूसिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, कोई चीज़ कोई कुछ लिखा हुआ है जो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और कंफ्यूज क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कंफ्यूज का अपोजिट इजी तो हो जाएगा। और टेंगल्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हुआ कि जो चीज़ समझ में नहीं आती, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा, इनको भी हटाओ तो ल्यूसिड लगा दो। आगे आ जाओ 35 पर। 35 में आ गई कहानी, एक खाली जगह भरनी है, इतना बड़ा बाउंडर दे डाला इन्होंने, समझ में आया। चलो इतना तो हम पढ़ेंगे नहीं भाई, ये नीचे से 2 स्टेंजा पढ़ेंगे। हे कहाँ से उठाऊंगा मैं, यहाँ से पकड़ ले रहा हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, डियर प्रिंस मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू एंड नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोज टू यू हैव गिवन अवे। ये एक कहानी है हैप्पी प्रिंस, पढ़ा होगा आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने कहानी पढ़ी होगी हैप्पी प्रिंस, जिसमें एक चिड़िया होती है और एक प्रिंस की स्टैचू होती है, वो चिड़िया को रोकता है, लोगों की मदद करवाता है, वही वाली है कहानी, ठीक है। वो कहती है कि मैं अगली साल आऊँगी, तो चिड़िया बोलती है कि आपकी मतलब जो 2 रत्न आपने खोए हैं उसकी जगह पे 2 बढ़िया बढ़िया रत्न लाएंगे। अब बताती कौन सी रूबी, कहती है कि रूबी लाल रंग का होता है, द रूबी साल बिरडर दैन अ रेड रोज, वो मतलब रेड रोज से भी ज़्यादा लाल होगी ऐसी रूबी ले आऊँगी। और क्या ले आऊँगी, द सफ़ायर शैल बी डैश एज ग्रेट सी। तो जो सफ़ायर, एक तो जो सफ़ायर होता है ना, सफ़ायर क्या होता है, नीलम। नीलम कैसा होता है, नाम ही है नीलम, तो नीला हो और यहाँ क्या, ग्रेट सी क्या होता है, सी भी तो नीला होता है। तो मतलब यहाँ क्या लगाओगे, ब्लू। तो क्या लगाओगे, डीप नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा, स्वीट नहीं होगा, क्या होगा, एज ब्लू एज होगा। समझ गए, आगे आ जाओ, हमारा काम हो चुका इतने में। तो अब आते हैं 36 पर। तो 36 रहा ये, एरर पढ़ो। अ चाइल्ड लर्नड द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग। देखो कहा, अ चाइल्ड लर्न द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग। एक बच्चा अपने मदर टंग की बेसिक्स मतलब जो उसकी मूल चीज़ें होती हैं वो सीखता है। कहाँ से, मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शंस विद द मदर। अपनी माँ के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, मदर टंग का बेसिक वो उन्हीं से सीख लेता है। तो अब ये बताओ, जो बात कही जा रही है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है।
ये बातें ऑलवेज ट्रू हैं। क्या किसी एक बच्चे के लिए कह रहे हो या दुनिया के सारे बच्चों के लिए? तो ये ऑलवेज ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ है दुनिया के सारे बच्चों के लिए। और जैसे ही कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो वो किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। जो लर्नड लिखा है ये क्या हो गया? लर्न्स होना चाहिए। तो कहाँ है लर्नड? ये है लर्नड, ये गलत है, गुनाह किया है इसने। इसका आएगा आंसर नंबर 4। ठीक, आगे आ जाओ। ठीक, आगे आ जाओ। तो ये रहा आपका 37 में फिर आ गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में देखो क्या लिखा है? माई फ्रेंड गणेश सेड, दोस्त गणेश ने कहा, आई कुड सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेरी इजिली। वाह वाह भैया वाह। तो सिंपल सी बात है, असर्टिव सेंटेंस है। आई कौन हो गया? गणेश इनका दोस्त, ही हो जाएगा। और कुड का कुड ही रखो तो क्या हो गया? दैट ही कुड सॉल्व। अब दैट लगाओगे। गणेश सेड दैट ही कैन सॉल्व। भैया कुड, कैन का कुड तो होता है लेकिन कुड का कैन नहीं होता, तो यही काट दो पहले। और ये वुड कहाँ से हो जाएगा? इनको भी काटो। यहाँ बचा है कुड सॉल्व और यहाँ बचा है कुड सॉल्व। तो भाई देखो, कुड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगती, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कौन सा बचा? चौथा बचा। हो गया ना काम? वर्ब से सब निपट गया। आगे आ जाओ, आते हैं 38 पे। 38 है, क्या कह रहे हैं इसमें? इनडायरेक्ट में चेंज करो। द पैसेंजर सेज टू द रेलवे क्लर्क। ध्यान रखना, सेज वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी कि रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलना है। क्या कहा? इज द ट्रेन लेट। इसमें क्या करना होगा? द ट्रेन है, ट्रेन के इज जो है वो कहाँ करना होगा? ट्रेन के बाद में। यहाँ क्या लगाओगे? इफ़ या वेदर लगाओगे। द ट्रेन इज बाद में करोगे तो इज का वाज हो जाएगा। इफ़ द ट्रेन वाज, ठीक है। तो लिखा है वेदर, वेदर तो ठीक है। द ट्रेन इज नहीं, इज का वाज हो जाएगा। और यहाँ लिखा है द का वाज द ट्रेन लेट। मैंने कहा था भाई ये जो वाज है वो ट्रेन के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ वाज द ट्रेन, फिर वाज लगा दिए, पहले गड़बड़ हो गया। यहाँ लिखा इफ़ द ट्रेन इज लेट। ओहो, इफ़ द ट्रेन इज लेट मतलब कि इसमें इज को इज ही रखना है। भाई देखो, एक मिस्टेक मुझसे हो गई है, ठीक है ना। और मिस्टेक क्या हो गई? जो हो गई मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब आप फिर से इसको समझ लीजिए। मैंने ही बोला था कि ये सेज लिखा है, वर्ब में एस लगा हुआ है, मतलब हमें रिपोर्टेड का टेंस नहीं चेंज करना है। और बीच में हमने वाज की वजह से दो को गलत बोल दिया था, तो इसको फिर से सुधार दे रहा हूँ, ठीक। सेज मतलब वर्ब में एस लगा हुआ है, रिपोर्टेड में टेंस नहीं चेंज करना है। हमें क्या करना है? द ट्रेन होगा यहाँ, और द ट्रेन के बाद लेट के पहले क्या लगाना? इज का इज ही लगाना होगा, वाज नहीं लगाना होगा। यही गलत बोल दिया था, ठीक है। बस इज जो है वो द ट्रेन के बाद लगेगा, वाज नहीं होना है इसका, ठीक है। यहाँ लिखा द ट्रेन, वेदर द ट्रेन इज लेट, ठीक। द पैसेंजर हैज़ आस्क्ड, गलती यहाँ क्या हो गई? यहाँ लिखा है सेज और यहाँ लिख दिया हैज़ आस्क्ड। तो सेज का हैज़ नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग का टेंस नहीं बदला जाता, यहाँ से गलती थी। यहाँ सही था वेदर ही इज़ लेट, ठीक है, यहाँ नहीं गलती थी। अब यहाँ है आस्क्ड, आस्क्ड कर दिया। देखो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है तो आस्क्ड तो नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ है द पैसेंजर आस्क्स, ये ठीक है। द रेलवे क्लर्क, आगे है वाज द ट्रेन लेट, अब इसका वाज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और चौथा आ गया आस्क्स, यहाँ देखो सेज है तो ये आस्क्स होगा। और इफ़ लगा है, इफ़ द ट्रेन इज, अब इफ़ लगने के बाद यहाँ ट्रेन के बाद इज लगना चाहिए था, ये वाला चौथा वाला सही है, ठीक। तो थोड़ी सी चूक बाय मिस्टेक, आपको पहले में थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन बता दिया था। जैसे ही रियलाइज़ हुआ फिर मैंने आपको ठीक कर दिया, ठीक है। तो ऐसी मतलब मिस्टेक कभी हो जाए तो समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में आ जाओ। क्या करना है इसमें? देखो, इसमें अरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट है। तो इसमें जो ये वाला है ये शुरू में दिया हुआ है, ये तो कह रहे हैं कि इसको ठीक से अरेंज करो, इनको गोली मारो। आओ, पहला वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन विद अदर्स, दूसरे के साथ ये मिक्स होते हैं। तो इन्होंने बायोगैस के बारे में बताया कि व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक, ये बात हो गई। आगे लिखा है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक डाइजेशन, एनाएरोबिक
एनएरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, मतलब गोबर वगैरह हो सकता है, और सम प्लांट वेस्ट, पैडी वगैरह हो सकती है, या गन्ने की खोई वगैरह हो सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कहते हैं इन सबको डिग्रेड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एयर में नहीं, खुले मतलब एयर में नहीं किया जाता, वाटर में इनको डिग्रेड किया जाता है, ठीक, एक बात हुई। अब इन्होंने कहा कि 10 मतलब इस प्रकार, तो ये तो कंक्लूजन में आ जाएगा ना, अभी निष्कर्ष पे किसी पहुंचे ही नहीं है। इस प्रकार बायोगैस इज अ नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन एंड लो कास्ट फ्यूल, इसलिए जो बायोगैस है वो नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं फैलाता क्योंकि एयर में नहीं उसको डिग्रेड किया जाता, क्लीन है, अब पोल्यूशन नहीं फैलाएगा तो क्लीन होगा और लो कास्ट होगा, इसमें ज़्यादा कीमत नहीं आती है। तो पहले पूरा प्रोसीजर कह लेंगे ना, पूरा प्रोसीजर बता लेंगे तब इसकी बात करेंगे, तभी तो साबित होगा कि ये नॉन पोल्यूटिंग, क्लीन और लो कास्ट है। तो इसके पहले देखें, एक तो ये हो गया प्रोसीजर, अब दूसरा और प्रोसीजर देख लेते हैं, अगर कोई प्रोसीजर होगा इसके साथ में तो ठीक है, नहीं तो इसी के बाद लगा देंगे। तो ए भी हुआ, बड़ा था तो नेक्स्ट वाले में गया है। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, इसमें आधा यहाँ दिया हुआ है, ये कहाँ से आ गया, नहीं ये है, ठीक है, ये वाला एनारोबिक। एनारोबिक डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ, अब इन्होंने एनारोबिक डिग्रेडेशन, इसके ऊपर क्या बोला था कि इसमें एनिमल वेस्ट को एनारोबिक डिग्रेडेशन किया जाता है। अब कह रहे हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन होता क्या है, तो एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स, उसका मतलब बताना है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है। तो जिसमें आप एनारोबिक डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे, उसी के ठीक बाद इनको कनेक्ट कर दो, समझ गए ना। उसके बाद लिखा है कि इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरियाज, ज़्यादातर इसको रूरल एरियाज में यूज किया जाता है जहाँ एम्पल एनिमल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इज अवेलेबल, जहाँ गोबर और एग्रीकल्चरल वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो। तो ये किसके लिए लगेगा, वही लगेगा ना जहाँ पर ये किस चीज़ से बनता है, ये वाला हुआ। तो अब इसमें किसके बाद कौन लग रहा है, ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे किसके बाद कौन लग रहा है। देखो ये आया आपका शुरुआत में, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें हमको मिली हुई थी, उन दोनों चीज़ों को फिर से हम क्या करते हैं, सहेजो इनको ज़रा। तो इसमें कौन आ रहा है, सबसे पहले तो हमें आना चाहिए, पहले इसमें बताया इन्होंने बायोगैस के बारे में, फिर ए में इन्होंने बताया बायोगैस कैसे बनाई जाती है, इसी में एनारोबिक डिग्रेडेशन एक प्रोसीजर की बात की, इसी ए के बाद वो वाला कनेक्ट कर दो जिसमें एनारोबिक डिग्रेडेशन के बारे में बताया था कि वो होता क्या है। तो मतलब ए में ये था और सी में था वो वाला कि एनारोबिक डिग्रेडेशन होता क्या है, ठीक है, ए प्लस सी पहले आ जाएगा, ठीक, ए सी के बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद ये करेंगे कि ये तभी पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं होता इसकी वजह से, तब फिर क्या लगाओगे, तब ये कहोगे कि ये नॉन, भाई जब आपने अनएरोबिक डिग्रेडेशन की बात की तो तभी तो आएगा ना कि इसमें पोल्यूशन नहीं होता, क्लीन होता है, इसकी कॉस्ट लो होती है, और इसमें मतलब बायोफ्यूल सब जला के किया जाता है, तो तब जाके आप डी वाला बताओगे ये सब चीज़ें कहाँ उपलब्ध होती हैं, भाई गांव रूरल एरियाज में उपलब्ध होती हैं। तो ए के बाद सी होगा और सी के बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे, बी के बाद अब एक बच रहा डी लगा लो, ए होगा, सी होगा, बी होगा, उसके बाद डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका ये रहा, तो ए सी बी डी कहाँ है, ए सी बी डी ये वाला है, ठीक है, और किसी में है ही नहीं ऐसे शुरू करने वाला, तो ये लगा दो, चौथा वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भैया, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 40 में क्या करें, देख के ही लग रहा है एरर का क्वेश्चन है। इट वर द फार्मर, भाई देखो इट के बाद वर नहीं लगता, ये जो फार्मर्स लिखा है ना, अगर देयर होता तो ऐसा होता, देयर वर फार्मर्स और देयर वाज अ फार्मर, लेकिन जब इट से शुरू होता है ना तो जो वर्ब है ना वो इट को देख के लगती है, तो इट के साथ क्या लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए, कहानी खत्म हो गई। कहाँ लगी वो, कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ, इसने गलती की है, मारो इसको एक थप्पड़, ठीक है, एरर हो गई। आगे आ जाओ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो 41 में क्या करें, आप बताएं, आप इडियम की मीनिंग बताएं। लिखा है टू विन लॉरेल्स, लॉरेल का मतलब क्या होता है, हार, हार का मतलब कौन वाला, फूलों वाला ना, डायमंड वाला नहीं, तो हार, विन लॉरेल्स, हार जीते हैं आप, फूलों की माला जीते हैं, तो फूलों की माला जीतने का मतलब सक्सेसफुल हो यार,
सिक्योर वेल पेइंग जॉब बिल्कुल नहीं, विन इजी बैटल बिल्कुल नहीं, टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, टू बी फोल्ड बिल्कुल नहीं होगा, तो टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी। अब अगर आपको माला पहनाई जा रही है, फूलों का हार पहनाया जा रहा है, इसका मतलब आपने ऑनर या ग्लोरी जीती है। ठीक है, आगे आ जाओ 43 मतलब 41 के बाद 42 एरर में लिखा है सौम्या विल बी स्पीक। भाई देखो वी के हटाओ, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, बी के बाद क्या लगती है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, बी के बाद यही दो है, तो गलत तो ये हो गया। अब मारना चाहो आंसर तो ये हो गया पहला वाला सही है, लेकिन अभी आप मेरा फ़र्ज़ नहीं पूरा हुआ ना, अभी मेरा फ़र्ज़ बाकी है। आगे पढ़ो, तो सौम्या विल बी स्पीक गलती हो गई, ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन लंदन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते लंदन में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वो बोलेगी, तो फ्यूचर में जा रहा है ना, फ्यूचर में जा रहा है, तो या तो आप कर दो विल स्पीक, ठीक, विल स्पीक, या तो कह दो विल बी स्पीकिंग, विल बी स्पीकिंग। ये फ्यूचर, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस लगा देते तो फ्यूचर प्लान के लिए लगाया जाता है, वो ठीक हो जाएगा, या तो विल बी स्पीकिंग करो या तो विल स्पीक करो। ठीक, आगे आ जाओ 43 पर, तो 43 मतलब ये वाला होगा। एंटोनीम बताना है किसका। अब इटैलिसाइड क्या है, ये एक्स्ट्रावेजेंट, यही थोड़ा सा तिरछा लिखा है ना, इटैलिसाइज्ड है ये। ही एक्स्ट्रावेजेंट प्रिटेंशंस ओनली सर्व्ड द एक्साइट, ठीक है ना, सर्व टू एक्साइट रिडिक्यूल। तो अब यहाँ एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च, क्या होता है, फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है फिजूल खर्च करने वाला। तो एंटोनीम क्या होता है ना, बचाने वाला, तो लेविश का मतलब यही होगा फिजूल खर्च, और फैंसीफुल मतलब काल्पनिक होता है, कॉस्टली मतलब महंगा कीमती होता है, और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, मितव्ययी समझ रहे हो, जो पैसे को मतलब कंजूस नहीं है, पैसे को बहुत समझदारी से बचा के खर्च करता है। मतलब जो काम आप 15 रुपये में करेंगे वही काम ये आदमी 10 रुपये में करेगा, काम घटिया नहीं होगा, वही काम 10 रुपये में कर लेगा। तो ऐसे लोगों को मितव्ययी कहते हैं, और यही है आपका फिजूल खर्च का एंटोनीम। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये रहा नेक्स्ट आपका 44, यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन। चलो बताओ, राजन्स नेचर एंड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स कैन ऑफन अनइंटेंशनली हर्ट अदर्स। उसका नेचर और उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स हैं कभी गैर इरादा, अनइंटेंशनली मतलब गैर इरादा, उसका इरादा नहीं होता किसी को हर्ट करने का, लेकिन उसके हैबिट्स कुछ ऐसी हैं कि दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं। तो अंडरलाइन पोर्शन जो है उसका क्या करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, उसके लिए एक वर्ड दो। तो एबनॉर्मेलिटी नहीं, एबनॉर्मेलिटी स्ट्रेंज हैबिट के लिए नहीं होती, एबनॉर्मेलिटी मेंटल होती है। अच्छा, ये नहीं लग पाएगा। एनोमली का मतलब विसंगति का मतलब जब चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती ना होती हैं, असंगत या विसंगति कह लो। बीटनिक क्या होता है, अच्छा इनकी बात बाद में करें। एसेंट्रिसिटी मतलब सनकीपन होता है। स्ट्रेंज हैबिट को क्या कहते हो, सनक, यही होता है स्ट्रेंज हैबिट मतलब सनक, तो ये लगेगा। बीटनिक क्या होता है, जरा मैं बीटनिक को एक्सप्लेन कर दूं, एक वर्ड में नहीं बता सकता। बीटनिक क्या होगा, 1940-50 के बीच में अमेरिका की बात है, 1940 से 1950 के बीच की बात है, मतलब ये वर्ल्ड वार के बाद का स्पेशल सिनेरियो है। को अमेरिका में कुछ राइटर्स ऐसे हुआ करते थे जो लीक पे जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो कस्टम हैं, जो कस्टमरी नॉर्म्स थे, उनको तोड़ने में लोग विश्वास करते थे, तो उसको छोड़ देते थे, चाहे रिलीजियस हो चाहे सोशल हो, कस्टमरी नॉर्म्स को छोड़ करके एक स्वच्छंद जीवन जी रहे थे। उन्हीं को बीटनिक मतलब बीट ग्रुप कहा जाता था उनको, तो वही है बीटनिक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आपका आंसर हो गया, वर्ड का मतलब भी समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस में आते हैं अब आप, क्या 45 में। तो 45 रहा, ये 45 में फिर एरर आ गया। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, पास्ट में हो गया। दैट ही इज़ गॉन, देखो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी भाई। अच्छा दूसरी बात, टोल्ड है तो इज कैसे लगाओगे रिपोर्टेड में, ही वाज होगा, या तो होगा ही वाज गोइंग, या करोगे ही हैड गॉन, तो ही वाज गोइंग, ठीक है, तो ही वाज गोइंग होगा, यहाँ ही इज नहीं का। इनडायरेक्ट बनाओगे, रिपोर्टिंग पास्ट में है, देखो टोल्ड रिपोर्टिंग पास्ट में है, और दैट के बाद इनडायरेक्ट रिपोर्टेड का इज वाज में बदल जाएगा। अच्छा वाज के बाद गॉन कब लग सकता है, पैसिव वॉइस में लगता है, जबकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, गोइंग लगाओ।
कहाँ है, इज गॉन कहाँ है, ये वाला दिया है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, 45 पे आ गए, बस थोड़े से बचे हुए हैं, अब चिंता मत करो। तो ये रहा आपका 46। क्या बताने हैं आपके, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। इडियम है ब्रेक अ लेग, ठीक। ब्रेक अ लेग अब मतलब होता है ना पैर तोड़ना, तो ब्रेक अ लेग मीनिंग पैर तोड़ना है, लेकिन मतलब नहीं। मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब होता है इसका गुड लक। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, एकदम उल्टा। तुम सोचोगे एक्सीडेंट होगा, नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो ये गुड लक होगा, ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट क्या है आपका 47, ख़त्म होने वाला है, धैर्य रखो। साइनोनिम बताना है किसका, इसका बताना है, एप्लॉम्ब। लिखा है द इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू दे रहा है, टैकल्ड द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है, विद सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब अगर इंटरव्यूई इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर ले रहा है पर्याप्त डैश के साथ, तो क्या होगा, सेल्फ एश्योरेंस होगा। सेल्फ एश्योरेंस मतलब बड़े आत्मविश्वास के साथ वो उनके क्वेश्चंस को टैकल कर ले रहा है। हॉस्टिलिटी दुश्मनी होगी। सैंक्टिटी क्या होती है, एकदम पवित्रता, सैंक्टिटी शुद्धता, पवित्रता, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। और कैमराडी, कैमराडी का क्या मतलब होगा बताओ। कैमराडी का मतलब होता है सौहार्द, हारमोनी। ये क्या होता है, हारमोनी पढ़ा होगा ना, हारमोनी, सौहार्द, सामंजस्य, तालमेल होता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपका 48 में क्या, इसको अंडरलाइन किया, इसी को आपको चेंज करना हो। आई हैड ओनली माई क्लास नोट्स, ठीक, मेरे पास केवल मेरे क्लास नोट्स थे, डैश विच आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन, जिससे मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो जिससे करना था, जिसके साथ करना, फॉर विच नहीं, विद विच होगा, विद विच आई हैड टू प्रिपेयर। तो विद विच कहाँ है, ये है, विद विच आई हैड टू प्रिपेयर, ठीक, उसी उसका सहारा है ना, वो हेल्प लेंगे उससे, तो विद लगाओगे ना, फॉर उसके लिए थोड़े न कर रहे हो, नोट्स के साथ करना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये आया 49, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 49, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब जानते हो क्या होता है, एक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि वाला, कुशाग्र समझ रहे हो, जो कुश जानते हो, कुश के अगला वाला हिस्सा एकदम सुई की तरह पॉइंटेड होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, शार्प माइंडेड, जो जिसकी जो बुद्धि है ना एकदम कुश के अगले भाग की तरह होती है, सुई की पॉइंटेड होती है, कुशाग्र बुद्धि। अब अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होगा, स्टुपिडिटी होगी, और क्या, ये आंसर रहा। हैप्पीनेस, एंगर, गुड डिसीजन आपको पता है, स्टुपिडिटी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, एक मात्र क्वेश्चन आखिरी है, और ये है इम्प्रूवमेंट का। आल्दो शी वाज टायर्ड बट, भाई देखो आल्दो के साथ बट दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो बट रहे या तो आल्दो रहे। चलो देखो, तो शी वाज टायर्ड, भैया हटाए तो आल्दो भी हटा दिए, बट भी हटा दिए, तो ये नहीं होगा, एक तो रखो। सी वाज आल्दो टायर्ड, भैया आल्दो यहाँ बीच में नहीं लगता, कहाँ, यहाँ लगता है। अब यहाँ लिखा आल्दो सी वाज टायर्ड, एक मिला हमारा जो ठीक ठाक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, किसके, 17 के, ठीक। 17 नवंबर का शिफ्ट 2 का फर्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 1 था ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में लेंगे इसके पार्ट 2 का, क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और सुझाव ज़रूर दीजिए कि हम क्या करें और क्या इम्प्रूव कर लें, ठीक है। पढ़ाने में, पढ़ाने के ढंग में, समझाने के ढंग में आप लोग सुझाव तो दो, कुछ बताओ तो कि सर ये और कर लीजिए, कि हम क्या इम्प्रूव और करें, तभी तो अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी राय का इंतज़ार है, मुझे वेट करूँगा, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बाकी पसंद आए तो शेयर लाइक करना ही करना होगा, ठीक है, वो खुद हो जाता है ऑटोमेटिक, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।